बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक होगा ना, बहुत ही जबरदस्त सी चीज है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चों, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 10th क्लास में पढ़ के आते हैं, वो 2,8,8 वाला, वैसा 11th में नहीं होता है। 11th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा ट्रिकी है और बहुत जबरदस्त सी चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप पढ़ेंगे भारत के किसी भी कोने में, तो आपको ज्यादातर हिस्से में यही पढ़ाया जाएगा क्या, कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आपको ऑफ बाउ थियरी पढ़नी पड़ेगी। कौन सी थियरी? ऑफ बाउ थियरी पढ़नी पड़ेगी बच्चों। बट बिलीव मी, मैं आपको कुछ यूनिक दे सकता हूं। मेरे पास कुछ ऐसा अपना खुद का बनाया हुआ मेथड है कि जिसे आप एक बार पूरा देखिए, अगर आपको मजा ना आ जाए तो जरूर मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि हाँ सर, आप कह रहे थे कि देखोगे मजा आ जाएगा, मैंने देखा मजा नहीं आया। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि इतना यूनिक है कि क्या बताएं। देखो, ऑफ बाउ में जब तक 15, 20, 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है, तब तक तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में हमें समस्या आनी शुरू होती है। तो बच्चों, यहां पर एक मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है, आप उसको देखें। वो बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन के बाद तैयार की गई चीज है। देखिए, अगर आप एक्चुअल में पूरे के पूरे 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये 4 बातें बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मेमोराइज होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए आपको 4 बात। कौन कौन सी 4 बात मैं बताता हूं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि थोड़ा और बेसिक पे ले चलता, क्योंकि मैं तो भूल गया था कि तो एकदम न्यू 11th के लिए। देखिए, एटम में शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, उसे क्या बोलते हैं? शेल। ये शेल किससे मिलके बना रहता है? सब शेल से। अभी आप केवल इतना याद करें, फिर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में समझाएंगे। सब शेल। और ये सब शेल किससे मिलकर के बना हुआ होता है? ऑर्बिटल से। तो बहुत ध्यान देना, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उस सर्कुलर पाथ को बच्चों क्या बोलते हैं अपन? उस सर्कुलर पाथ को अपन बोलते हैं शेल। इसे जैसे हम शेल बोल सकते हैं। अब इसे शेल बोलें, या हम इसे ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, या हम इसे एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रहे, किसी भी एटम में किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस सर्कुलर पाथ पर कौन घूमता है, जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शेल। और वो शेल किससे मिलकर के बना रहता है बच्चों? सबशेल से। और वो सबशेल किससे मिलकर के बना रहता है? ऑर्बिटल से। और वो ऑर्बिटल से, ठीक है। और ऑर्बिटल किससे मिलके बना रहता है? कुछ भी नहीं, ऑर्बिटल अस्तित्व रूप है, सबसे छोटा फॉर्म, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। समझाता हूं, एकदम घबराना मत। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि किसी भी, या इंग्लिश में अगर अपन बोलें उसको, कि नंबर ऑफ, ये ऐसे लिख लीजिएगा। और बिलीव मी, बहुत जबरदस्त चीज है, इतना यूनिक है कि जिसे आप सोच भी नहीं सकते ये कितना यूनिक है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। नंबर ऑफ सबशेल in any shell is always equals to the principal quantum number of shell. Principal quantum number of shell. जरा इस बात को गौरपूर्वक समझना। जैसे अगर मैं बात करूं पहले सेल की, जो कि कौन होता है? K। आप ये तो पढ़े होंगे 10th में। पहला शेल K है, तो इसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, जिसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं, वो हमेशा 1 होगी। पहले के लिए 1। जैसे मान लीजिए L आ गया, तो ये दूसरा शेल है,
तो दूसरे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी 2, और ये मान लीजिए m आ गया तो KLM तीसरे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा 3, और चौथे शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा 4। तो जरा ये आप पहला स्टेटमेंट एक बार फिर से देखिए कि नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल is always equals to the principal quantum number of the shell. Okay, एक सेकेंड, जरा देखें, हमसे कहता है कि नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द शेल। जरा इसे देखिए पहले शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 1, तो इसके पास कितने सबशेल होंगे 1, और उस सबशेल का नाम जो है बच्चों वो क्या होता है, उस सबशेल का नाम है 1s। दूसरे सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2। अगर दूसरे शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो जरा आप ये स्टेटमेंट पढ़ के देखिए फिर से कि नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कि अगर दूसरे सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसमें कितने सबशेल होंगे 2, उनका नाम देखो जरा क्या होगा 2s 2p। और जो तीसरा शेल है उसमें कितने सबशेल होंगे 3, उनका क्या नाम होगा 3s 3p और 3d। ऐसे जो चौथा शेल है उसमें कितने सबशेल होंगे 4, उनका नाम क्या होगा 4s 4p 4d 4f। इसी तरह से अगर KLMNO अगर पांचवा शेल है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी 5, तो इसमें कितने सबशेल हो जाएंगे 5, कौन कौन 5s 5p 5d 5f और 5g। ठीक है, तो ये बात आप जरा खूब गहराई से समझो कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोई अलग सी चीज नहीं है, बस वो नंबर है। जैसे पहला सेल के लिए अपन क्या बोलते हैं पहला, तो यही पहला ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दूसरे सेल के लिए अपन क्या बोलते हैं दूसरा, तो यही दूसरा ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तीसरे सेल के लिए अपन क्या बोलते हैं तीन बोल रहे हैं, तीसरा यानी 3, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा 3। चौथे सेल के लिए अपन किस मैथमेटिकल डिजिट का यूज कर रहे हैं चौथा, यानी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा बच्चों 4। ठीक है, अगर इतनी बातें आप समझते हैं तो जरा खूब गौर से बातों को समझिएगा। एस सबशेल जो है इसमें ऑर्बिटल अगर देखें, पीछे मैंने आपको समझाया, फिर से थोड़ा, क्या 10th से बच्चा जब आता है ना तो उसे नई चीजें एक्सेप्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट जो अपने दिल और दिमाग का द्वार खोल के रखता है वही नई चीजों को सीख पाता है। हम 11th में आ चुके हैं। 11th की साइंस जो है वो 10th के जैसी नहीं है, वो थोड़ी यूनिक है, वो थोड़ी अलग है, उसमें थोड़े अप्रोचेस जो है वो डिफरेंट है। जरा देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि मैंने बोला था कि शेल किससे मिलके बनता है सबशेल से, और सबशेल किससे मिलकर के बनता है ऑर्बिटल से। तो देखिए ये जो ऑर्बिटल है ना, एस सबशेल में 1 होता है, पी में 3 होता है, तो एस में 1 हो गया और पी में कितना होता है 3। एस में 1 पी में 3 डी में कितना होता है 5, और एस में 1 पी में 3 और डी में कितना 5, और एफ में कितना होता है 7। इसी तरह 1 3 5 7 और जी में कितना होता है 9। कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, 2 से बढ़ते चले जाना है। जैसे एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, 1 में कितना जोड़ो कि 3 हो जाए 2। इसी तरह से डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, 3 में कितना जोड़ो कि 5 हो जाए 2, यानी 2 ऐड करते जाएंगे तो हर नेक्स्ट सबशेल में जो प्रेजेंट ऑर्बिटल होगा वो निकल के आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर इतनी चीज आप समझ गए तो मेरा काम स्टेप 1 पे खत्म हो गया। स्टेप 1 पे मेरा काम क्या था कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। अगर इतनी बात आप सीख गए तो अब मुझे एक बात यह बताना है बच्चों कि किसी भी एक ऑर्बिटल में, यह सब आपको सीखना पड़ेगा, किसी भी एक ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में हमेशा ऐसे बॉक्स से बनाते हैं और ये स्पिन दिखाते हैं, ये क्लॉकवाइज है तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो अगर कोई पूछे कि s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो s में कितने ऑर्बिटल हैं 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर कोई पूछे p में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में कितने ऑर्बिटल हैं देखो 3, 6 रह सकते हैं।
अगर कोई पूछे डी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो देखो डी में कितने ऑर्बिटल है 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर कोई पूछे एफ में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, देखो कितने ऑर्बिटल है 7, तो 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर कोई पूछे जी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, देखो कितने ऑर्बिटल है 9, 9 का जस्ट डबल कितना होता है प्यारे बच्चों, 9 का जस्ट डबल 18 होता है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 18। अब जरा देखना, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, आप 10th से आए हो, आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या कि अगर मैं पूछूं कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो पहले शेल में कुल कितने सब शेल हैं 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 1। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, देखो 2s2p कितने रह सकते हैं 2 + 6। तीसरे शेल में कितने रह सकते हैं जरा देखो, तो कितने रह सकते हैं 2 + 6 + 10। इसी तरह से आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक बात थी जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। अब पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट है, तो मैंने बोला था टोटल कितने पॉइंट्स लगेंगे मुझे, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। तो मैं आप बाउ की थ्योरी को बिना यूज किए पृथ्वी के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं। हो सकता है कि इनिशियल 20-25 मिनट में अगर आप इंस्टेंट कुछ चाह रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो, बट याद रखें जो लोग इंस्टेंट कुछ चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है। आप बिलीव करें, आप ये पूरा लेक्चर देखें और आपको अगर कुछ एकदम से ट्रिमेंडस ना मिले तो आप मुझे जरूर बताएं कि नहीं मिला, और मैं आपका आगे कोई भी लेक्चर देखना नहीं चाहता। और अगर आपको ट्रिमेंडस कुछ मिले, इसमें कुछ लगे कि हाँ भाई रिसर्च बेसिस पे कुछ बात हो रही है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और सजेस्ट कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। देखिए सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो सेकेंड पॉइंट में कहता है कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा हुआ हो। ध्यान से सुनना, सेकेंड पॉइंट में कहता है बच्चों कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा हुआ हो। ठीक है, और ऊपर चले जाओ भाई, हाँ ठीक है। कहता है किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा हो, और कहता है किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो। बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब ये इस पूरी थ्योरी का खेल खत्म कर देगा बच्चों। आप अगर कहीं किसी और मेथड से पढ़ रहे होंगे तो आपको मेरा मेथड एकदम से मजा ले आ देगा। ये बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्या बोल रहा हूं मैं कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा हुआ हो, और किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो। ध्यान से ये बात समझिए और बिल्कुल इसको इसी तरह से लिख लीजिए कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है, ऐसे लिख लो बिल्कुल, तब जाता है जब अगला यानी नेक्स्ट, जब अगला एस भरा हो, और किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला 2s भरा हो। इतनी भारी बात है ये कि जरा इसको अभी जब अप्लाई करूंगा तो समझ जाओगे। सबसे पहले जरा देखो डी आता कौन से शेल में, क्या पहले शेल में डी है? नहीं, पहले शेल में तो सिर्फ 1s है। क्या दूसरे शेल में डी है? नहीं, दूसरे शेल में तो सिर्फ 2s और 2p है। क्या तीसरे शेल में डी है? हाँ है, तीसरे शेल में 3s 3p 3d। यानी कि जो डी सब शेल है वो तीसरे शेल में आता है। तो जरा बच्चों देखना ध्यान से कि इसका मतलब क्या कहता है, किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हो, यानी कौन 4s भरा हो, और किसी भी f में मान लो 4f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो, यानी 4f में तब जाएगा जब 6s भरा हो। अगर कोई पूछे 4d में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, तो तुम बोलोगे जब 5s भरा हो। कोई तुमसे पूछे 5f में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, तो तुम बोलोगे जब 7s भरा हो। हाँ, तो ये बहुत जबरदस्त बात है बच्चों, नहीं तो आपको एक घटिया सा रूल पढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे सांप सीढ़ी वाला, किताबों में वही दिया है। वो घटिया सा रूल किसी काम नहीं आएगा। हालांकि वो एक मतलब आफबाऊ का कॉन्सेप्ट है वो, और आफबाऊ के कॉन्सेप्ट से बेहतर कॉन्सेप्ट है ये। आप इसे एक बार देखें, बस जब अप्लाई करूंगा तो अभी आपको मजा आ जाएगा। देखिए सरकार हो, अगर इतनी बातें आपने सीखी तो मुझे एक तीसरे पॉइंट की जरूरत है। तीसरा पॉइंट कहता है कि या तो हाफ फिल्ड
सबशेल्स मोर स्टेबल होते हैं या फुलफिल्ड? बस ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आइदर हाफ फिल्ड सब shells are more stable और full filled। क्या कह रहा है? या तो हाफ फिल्ड सबशेल मोर स्टेबल होते हैं या फुल फिल्ड। समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कहीं अब पी सबशेल है, सपोज करो कहीं 3p दिया है, तो मैंने बताया पीछे कि आपको समझाया मैंने, थोड़ा आप 10th में हैं, अगर 10th वाले बच्चे हैं और जस्ट 11th में आए हैं तो आपको थोड़ी तो तकलीफ होगी, और जहां तकलीफ होता है वहीं लर्निंग होता है। दुनिया का ऐसा कोई काम बेहतर हो ही नहीं सकता जिसे सीखने में कोई तकलीफ ना हो रही हो। तो ध्यान रखें, आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, बट जब आप मेरी बात को गौर पूर्वक सुनेंगे तो आपकी तकलीफ छूमंतर हो जाएगी 1 घंटे में। देखिए मैंने आपको पीछे सिखाया कि एस सबशेल में 1 ऑर्बिटल होते हैं, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7, इसी तरह से जी में 9 होते हैं एंड सो ऑन। जितने ऑर्बिटल उतने डबल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। अब जैसे 3p है तो 3p में मान लीजिए कि ऐसी स्थिति है, तो देखो यहां पर टोटल, हम कभी भी ये ऐसे बताता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एक ऑर्बिटल में कभी भी सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड बात है। तो ध्यानपूर्वक आप देखें, देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये है 3p4, तो यहां ये 3p4 है और एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास मौजूद हो, ऐसा दिस। ये क्या है बच्चों? ये है 3p3। तो 3p4 ये ना तो फुल फिल्ड है और ना ही हाफ फिल्ड है। लेकिन अगर अपन बात करें 3p3 की, तो 3p3 हाफ फिल्ड है। देखो आधा भरा हुआ है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है, इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर आप बात करते हैं 3p6 की, देखिए ये और ये, तो ये फुल फिल्ड है। देखिए तो इसकी भी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी, इवन वो हाफ फिल्ड और इससे दोनों से ज्यादा होगी। तो इसको फिर से सुन लीजिए, क्या है स्टेटमेंट कि या तो फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड सबसेल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो देखो हाफ और फुल फिल्ड हाफ फिल्ड में फुल फिल्ड हाफ फिल्ड से ज्यादा स्टेबल होता है, हालांकि अभी उसकी जरूरत नहीं लगेगी। तो अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, ये 3 पॉइंट ही आपसे मुझे चाहिए। अगर आप इन 3 पॉइंट्स पे होल्ड करके रखते हैं तो मैं आफ बाउ प्रिंसिपल का बिना इस्तेमाल किए हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा सकता हूं। अब हमारे पास शुरू होगा एप्लीकेशन का खेल। एप्लीकेशन का खेल बहुत जबरदस्त है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत वेस्ट है। आप तो 10th पास करके अगर 11th में जा रहे हैं, आप तो छोटे बच्चे हैं, आप मेरे सामने रिपीटर का, डबल रिपीट का बच्चा ले आ दो, मैं उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फंसा दूंगा। आप मेरे सामने मतलब किसी को भी ले आ दो, अगर कोई बहुत हाईली प्रैक्टिस्ड और साधना करने वाला इंसान नहीं है तो मैं उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फंसा दूंगा। कारण क्योंकि बहुत वास्ट चीज है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, बहुत सारी यूनिक चीजें भी हैं, और उन सबको सीखने के लिए एक मैच्योरिटी भी लगती है और एक डेडिकेशन भी लगता है। तो देखो सबसे पहले मान लो कि हम किसी एलिमेंट कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 6। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 6 है तो आप जानते होंगे कि न्यूट्रल स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रल स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों 6 है तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6 है। अब मुझे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो देखो 6 का आप कैसे करते थे? 2,4, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां डालते थे? पहले शेल में। कहां डालते थे? पहले शेल में। भाई पहले के में डालते थे,
फिर L में डालते थे। अब ये KL वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अब आप कहां आ गए हैं, अब आप पहुंच गए हैं 11th में। अब आपको SPDF सीखना पड़ेगा। तो पहले सेल में अगर आप डालते हैं तो जरा मेरे द्वारा बोली गई तीनों बातों में पहली बात याद करिए कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। तो पहले सेल में कितना सबसेल, पहले सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, उसमें कितना सबसेल 1, 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये देखो पीछे मैंने आपको सिखाया। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा 1s2, ठीक है। दूसरे सेल में कितना सबसेल, मैंने आपको बोल रखा है पॉइंट कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। तो दूसरे सेल में कितना सबसेल, 2s, और या ऐसे भी इसको ऐसे लिखते 2s और 2p, ठीक है। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2, इसमें कितने जा सकते हैं, 6। जा तो इसमें 6 सकते हैं, बट बचा कितना है, देखो 2 और 2 4 यूज हो चुका है, था कितना 6, तो बचा कितना हुआ 2, तो यहां कितना जाएगा 2। भाई जा सकते हैं, मैं मान लो कि 100 करोड़ रुपए रख सकता हूं, है कितना मेरे पास, मान लो 50 रुपए है। तो इससे नहीं मतलब है कि मैं रख कितना सकता हूं, उपस्थिति डिसाइड करेगी कि आपके पास कितना आपका हिस्सा आएगा। तो ये 6 मैक्सिमम रख सकता है, बट इनमें और इनमें 2-2 डाल देने के बाद बचता कितना है 2, तो वो बचा हुआ 2 इनमें चला जाएगा। अब मैं आगे चलता हूं, मान लीजिए कि सोडियम से जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं। अगर आप 10th वाला मेथड लगाते हैं तो आप लिखते हैं 2,8,1, यानी पहले आप पहले शेल में डालते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आप कहां पहुंच चुके हैं 11 में। आप इससे काम नहीं चलेगा, अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले शेल में कितना सबसेल 1, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2। दूसरे में कितना सबसेल 2, कौन कौन, 2s और 2p, कौन कौन, 2s और 2p। तो 2s2 और 2p में कितना जाएगा 6, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, बचा कितना 1। अब तीसरे शेल में कितना सबसेल 3s 3p 3d, ठीक है। तीसरे सेल में 3s 3p 3d है। 3s में कितना जा सकता 2, 3p में कितना जा सकता 6, 3d में कितना जा सकता 10, बट जा सकता है। बचा कितना है, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था हमारे पास, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर 11। यूज कितना हुआ, 2 + 2 4 और 4 + 6 10, बचा कितना 1। तो मैं क्या इतना ये सब भर दूंगा, कैसे भर सकता हूं, अनैतिक बात है। तो कितना जाएगा 3s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अभी देखते चलो, अभी मैं 6 से शुरू किया हूं और 106 तक जाऊंगा और 116 तक जाऊंगा, या जितना कहो उतने तक करके दिखा सकता हूं। पृथ्वी पर तो कुल 120 ही एलिमेंट इस समय लगभग ऑलमोस्ट 122 के आसपास है, बट जो क्या है तुमको नीट और जेईई में पढ़ना है, लगभग 118 एलिमेंट पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए यहां से चलता है कोई और पोटेशियम की बात करता है, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, इट इज 19। अगर 19 है तो चलो अब हम ये बात बार बार ना बोल करके रिदम में ले आने की कोशिश करते हैं। बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले सेल में कितना सबसेल 1, उसका नाम क्या है 1s, ठीक है। दूसरे सेल में कितना सबसेल 2, उसका नाम क्या है 2s 2p, इसमें कितना 2, इसमें कितना 6। तीसरे सेल में कितना सबसेल 3, उसका नाम क्या है 3s 3p 3d, इसमें कितना जाएगा 2, और इस बचा कितना, देखो 2 2 4 6 4 10 2 12, और बचा कितना 19 के लिए बचा कितना, इसमें 6 डाल देंगे तो 12 6 18, 1 बचा। अब आपका मन कहेगा कि लाओ उसको मैं किस में डाल दूं, वो जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है डी में डाल दूं, और पूरा का पूरा खेल खराब हो जाएगा बच्चों। देखो कितनी स्मार्ट वे में मैंने आपको शुरू में इन सब खतरों से बचाने की कोशिश की। देखिए क्या लिखा है किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब उससे अगला s भरा हुआ हो। लिखा है किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब उससे अगला s भरा हो। तो जरा बताओ कि क्या हम इस 3d में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, क्या 4s भरा है, नहीं, इसलिए ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s1, ये 3d0। दिस इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। आगे चलते हैं धीरे धीरे। मान लो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 29 का, ठीक है। चलो 29 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है बच्चों, तो जरा देखिए क्या है, शुरू करते हैं। 29 एटॉमिक नंबर होता है किसका, कॉपर का।
तो ये एक्सेप्शनल है, रुको 30 का करते हैं। 30 है किसका? जिंक का। अभी बहुत सारे एक्सेप्शनल हैं, उनको भी सिखाता हूं। 30 है जिंक का। चलो शुरू करो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पहले सेल में। पहले सेल में कितने सबशेल? एक। नाम क्या है? 1s। और s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। अरे भाई यही तो बोले थे ना, किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। पहले सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, उसमें कितने सबशेल होंगे? एक। उनका नाम क्या है? 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। तो मैंने कितने डाल दिए? 2। दूसरा सेल में अब अपन घुसेंगे। दूसरे सेल में कितने सबशेल? 2। कौन कौन? 2s और 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और p में कितने जाएंगे? 6। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तीसरे सेल में कितने सबशेल? 3। 3s 3p 3d। बोलो हाँ। अब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। 3p में कितने जाएंगे? 6। 3d में इलेक्ट्रॉन डालने की गलती मेरा बच्चा नहीं करेगा। मेरा बच्चा ऐसे करेगा, ऐसे हाथ करके, जहां भी बैठे हो, देश के किसी भी कोने में बैठे हो, तो ऐसे हाथ करके बोलो कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा हुआ होता है। किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा होता है। इन एनी डी इलेक्ट्रॉन विल फिल इन ओनली एंड ओनली दैट कंडीशन व्हेन नेक्स्ट एस इज फिल्ड। तो आप 3d में इलेक्ट्रॉन डालने की गलती मत करना। सबसे पहले कहां डालिए? 4s में डालिए। 4s2 4s2 पे 20 हो जाता है। मैं तो हाईली प्रैक्टिस्ड हूं, आप चाहो तो गिन करके देख सकते हैं। अगर 4s2 में कितना हो जाता है? 20, तो बचा कितना? 10। उसको उठा के हमने यहां पर डाल दिया। एंड नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। अब जरा देखो बच्चों, 30 का भी हो गया। चलो आओ 35 का कर देते हैं बच्चों। 35 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो जरा आप देखो कि कैसा होगा 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए 35 का कैसा होगा? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पहले सेल में। पहले सेल में कितने सबशेल हैं? 1 1s2, फिर 2s2 2p 6, फिर तीसरे में कितने? 3 3s 2 3p 6। 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। 4s2 3d 10। इसको बार बार आपको बोल रहा है कि 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा हुआ रहता है। उसके बाद क्या होगा? 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? 5s2 5 ज्यादा कर दिया क्या? हाँ ज्यादा कर दिया, थोड़ा सा रुको। 30 हो गया, बचा 5, तो यही डाल दो, खेल खत्म हो जाएगा। यहां पे मैंने उठा के डाल दिया 5 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कोई कहे कि सर जी मैं 40 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं। आओ देखते हैं, 40 का भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखो 1s2, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पहले सेल में। फिर कहां जाएगा? दूसरे में। 2s2 2p6, फिर कहां जाएगा? तीसरे में। देखो पहले सेल में कितना सबसेल? 1, उसका नाम क्या है? 1s। बोल के देखो। दूसरे सेल में कितना सबसेल? 2, उसका नाम क्या है? बोल के देखो 2s 2p। तीसरे सेल में कितना सबसेल? 3, उसका नाम बोल के देखो 3s 3p 3d। तो 3s2 3p6 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारा स्टार पॉइंट था वो था कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा हुआ हो। तो 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 4s2, फिर क्या हो जाएगा? 3d 10। उसके बाद क्या हो जाएगा? 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला एस भरा हुआ हो, और किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उसका अगला 2s भरा हो। उसके बाद क्या आएगा? 5s2 आएगा। ठीक है, अब जरा प्यारे बच्चों देखो, अगर ये 5s2 पे कितना हो जाता है? मुझे तो याद है, आप चाहो तो गिन लो। 38 हो जाता है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 2 38 38। अब बचा कितना? 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो उसे हम कहां डालेंगे? बताओ। किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला एस भरा हुआ हो। एफ में मत डाल देना, क्योंकि किसी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला 2s भरा हुआ हो। तो जरा देखो 4f में हम तब डालेंगे जब 6s खुल चुका होगा, बट अभी 6s नहीं खुल चुका, इसलिए ये 0 होगा। बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? 4d में चले जाएंगे। कोई बात नहीं, आओ 50 का कर देते हैं। 40 छोटा लग रहा हो आपको, 50 का कर देते हैं। चलो बताओ, 3 बातों का यूज करना है। किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। दूसरा क्या यूज करना है
किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला एस भरा हो, और किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला 2s भरा हो। तीसरा क्या यूज करना है? तीसरा यूज करना है कि या तो फुल फिल या हाफ फिल सबशेल ज्यादा स्टेबल होते हैं रिलेटिव टू एनी अदर कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो देखो इसमें तो 2 ही पॉइंट लगेगा, एक्सेप्शनल के लिए तीसरा पॉइंट लगता है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहले सेल में जाएगा, पहले सेल में कितना सबसेल? 1 एंड दैट इज 1s, और एस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, याद रखना है। दूसरे सेल में कितना सबसेल? 2, 2s 2p, ये 2s2 2p6। तीसरे सेल में कितना? 3, 3s2 3p6। 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं, ये आदत में रखो, अगर आप 3d में डाले तो आप गलती करोगे, ऐसे बोला करो 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हुआ हो। यानी कि आगे हम क्या करेंगे? 4s2, फिर क्या करेंगे? ओहो हो 3d10। ठीक है, अब जरा देखो भैया, 4p6 4d 4f में नहीं जाएगा, तो 5s2 कर देंगे। अब आप थोड़ा स्मार्ट हो जाओ, मैंने आपको पीछे सिखाया कि हमको स्मार्ट बनना है, डे बाय डे हमको चीजों को सीख करके थोड़ा तेजी से काम करना है। जरा देखो, अगर 5s2 में इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक तो चाह रहा है कि गिनो, और दूसरा है हाईली प्रैक्टिस्ड हो। जैसे मैं देखो हाईली प्रैक्टिस्ड हूं, 4s2 में जाता है तो मुझे मालूम है 20 हो जाता है, 5s2 में जाता है तो मुझे मालूम है कि 38 हो जाता है, 6s2 में जाता है तो मुझे मालूम है कि 56 हो जाता है, 7s2 का मैं नहीं ध्यान रखता हूं, फिर वहां जुआड़ लगा देता। इतने पे ही तो 90% काम हो जाता है, बाकी के लिए अपन दिमाग से काम कर लेते हैं। देखो तो 5s2 पे 38 होता है, अब 38 हो गया तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बचा 10 कहाँ जाएगा? यहाँ 38 में जब 10 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा। अभी भी हमारे पास 50 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखना हौहा के 4f में मत डाल देना, क्योंकि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है, इतनी बार बोल रहा हूं, इतनी बार सोचो, अगर आप इतना मेहनत, जितना एक टीचर आपके लिए मेहनत करता है उसका आधा आप कर दो तो आपका काम बन जाए। आपको तो मलाई निकाल के मिल रहा है, निकालने में कितना मेहनत लगा होगा, उसके बाद फिर आपको समझाने में कितना मेहनत लगता है। अगर आप उसके बाद भी अगर आप डेडिकेशन से नहीं काम करते हो तो आप नहीं परफॉर्म कर पाते हो। याद रखना, पहले मुझे लगता था कि बच्चे तेज होते हैं, पहले मुझे लगता था कि गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है, बाद में मुझे ये लगा लगभग 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद कि ये सब बकवास बातें हैं। क्लास में या ऑनलाइन पढ़ते हुए बच्चा जब कोई अलर्ट होकर के बात सुन रहा होता है वो तेज बन जाता है, जब कोई अलर्टनेस के साथ बात नहीं सुनता है तो वही बच्चा कमजोर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल मेजरमेंट है। बच्चा ही नहीं, पूरी दुनिया में जो अलर्ट है अपने काम के प्रति उसका रिस्पॉन्स हमेशा अच्छा होगा, जो अलर्ट नहीं है अपने काम के प्रति वो हमेशा उलझुल, आगे पीछे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बातें करेगा और हमेशा उपहास का पात्र बनेगा। तो ध्यान रखें, हाई लेवल का अलर्टनेस रखें। 2 इलेक्ट्रॉन बचा, उसको 4f में मत डाल देना, क्योंकि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हुआ हो। तो वो कहां डाल दोगे? आगे डाल दो, 5p2 में डाल दो, बात खत्म। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 50 का। तो अभी तो मैंने शुरू किया है खेल, लंबा ले जाऊंगा इसको, घबराओ मत, आपको प्रो कर दूंगा इसमें। और बिलीव मी, अगर आप प्रो ना हो जाए तो बताइएगा। देखिए आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, नंबर बढ़ाते जाओ, कौन सा टेंशन है। 60 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 68 का करो, 80 का करो, 88 का करो। चलो जुटते हैं, अभी इसी में आधा बुद्धि खुल जाएगा। जब हम कॉन्फ़िगरेशन 60 का करेंगे बच्चों तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4s2 3d10 देख लेता हूं, फ्रेम से तो बाहर नहीं है, थोड़ा सा मौका दे, नहीं है, थैंक गॉड। 3d10 4s2, उसके बाद 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा। उसके बाद 5वां सेल 5s2। अब 5s2 के बाद ध्यान देना, किसी भी d में इलेक्ट्रॉन, मन में ये बात रिपीट करना बार बार, किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हुआ हो। तो देखें यहां पर 4d10 कर दिया। अब देखो 5s2 पे मुझे याद है 38 हो जाता है, 10 डाल दिया कितना हो गया
48 हो गया। अब जरा देखो 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 होते ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 56 कंप्लीट हो चुके होते हैं। चाहे तो गिन लो, अब तुम करो अपना गिनोनो, मेरे को गिनने की जरूरत नहीं है, मैं 10 साल से यही गिन रहा हूं। तो देखो बच्चों, अब जब 6s2 होता है तो 56 हो जाता है। 56 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 60, जिसमें से हमने 56 का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। बचे कितने? 4। अब वो 4 कहां जाएंगे बताओ? 6s के बाद तुम्हारे दिल में कहीं ऐसी बात ना आ जाए कि उन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम 5d में डाल दें। नो, याद रखना कि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s खुला हो। 4f से अगला s है 5s और उससे अगला s है 6s। तो ये देखो 6s में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन 5d में मत डालना। कहां डालोगे? पहले 4f भरोगे। तो जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे? 4f पे जाएंगे। बच्चों उम्मीद करता हूं कि समझे होगे। f खुलने पर बच्चों का दिमाग चकरा जाता है। उनके लिए मेरी वो बात एकदम मंत्र बन के काम करती है। कौन सी? कि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हुआ हो। अगर ये बात नहीं पकड़ोगे तो f के खुलते ही समस्याओं से घिर जाओगे और दिमाग का दही कर लोगे, फिर भी आंसर नहीं निकलता है। तो प्लीज ये बात आप ध्यान से सुने और इन बात को पकड़े, क्या कि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो। तो देखो, क्योंकि 4f से अगला 2s 6s है, तो 6s के भर जाने के बाद अब इलेक्ट्रॉन सीधे कहा जाएगा? 4f में जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखें, चलो शुरू करते हैं। बताओ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पहले सेल में। पहले सेल में कितने सब सेल? एक, उसका नाम क्या है? 1s। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2, क्योंकि s में कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? 2। आगे आ जाओ, फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? दूसरे सेल में। कितने सब सेल? 2s और 2p। बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब कहां जाएगा? तीसरे सेल में। 3s 3p 3d। s में कितने? 2। p में कितने? 6। d में नो 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 नो, d में घुसने की गलती मत करना। याद करो मैंने क्या सिखाया है कि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s भरा हो। यानी कि आप क्या भरेंगे? 4s2, उसके बाद क्या डालेंगे? 3d10। ठीक है। 4p6 4d में मत डालना, 4f में मत डालना। 5s2 4d10 5p6 5d में मत डालना, 5f में मत डालना, 6s2। अब सावधान हो जाओ, 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो देखो किसी भी f में, फिर से सुन लो, किसी भी f में, फिर से सुन लो, किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो। तो 4f से अगला 2s कौन कौन है? 5s 6s। 6s के भर जाने के बाद पूरे के पूरे 14 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, बट 14 तो है नहीं। 6s2 पे कितने हो जाते हैं? 56। 56 में मैं कितना जोड़ दूं कि 68 हो जाए? तो 56 में कितना जोड़ दे? 8 6 14, सॉरी नहीं, 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12। यानी कि बचे हुए 12 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे बच्चों। ये हो जाएगा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा एक्सेप्शनल है। देखो एनसीईआरटी में थोड़ी अधूरी बात दी है। आईयूपीएसी 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट करती है, एक है आइडियलाइज्ड और एक है एक्सपेक्टेड। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो आइडियलाइज्ड है। तो पहले आप आइडियलाइज्ड सीखें, फिर कैसे एफ ब्लॉक में आड़ा टेढ़ा कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो 2 मिनट का खेल है मेरे लिए। पहले आपका एक बेस तो क्रिएट हो, तो कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एफ ब्लॉक आता है वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा मिसमैच करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। एनसीईआरटी में सिर्फ एक्सपेक्टेड दिया है और 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मान्यता आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने दे रखी है। एक है एक्सपेक्टेड, एक है आइडियलाइज। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आइडियलाइज्ड है और एक्सपेक्टेड जो होगा वो मैं आपको सिखा दूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इतना हो गया। अब 80 पे चलो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पहले सेल में। पहले सेल में कितना सब शेल? 1।
उसका नाम क्या है 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा दूसरे शेल में, दूसरे शेल में कितना सब शेल 2, 2s और 2p। 2s में कितना बताओ 2s में कितना 2 और 2p में कितना 6। फिर कहाँ जाएगा तीसरे शेल में, तीसरे शेल में कितने सब शेल 3, कौन कौन 3s 3p 3d। s में कितना 2, p में कितना 6, d में मत डालना क्योंकि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला s भरा हो। अब आ जाइए उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2, फिर 3d10, फिर क्या हो जाएगा 4p6, 4d में नहीं जाएगा 4f में नहीं जाएगा, 5s2 4d10, 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा। हाँ एक बात बता दूं, ऐसे तो पांचवें सेल में 5 सब सेल होता है, कौन कौन 5s 5t 5s 5p 5d 5f और 5g। बट आप ध्यान दे रहे होगे तो मैं 5g लिख ही नहीं रहा हूं, क्यों? अभी आज की तारीख तक पृथ्वी पर वैज्ञानिकों ने जितने एलिमेंट्स का खोज कर रखा है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जी सबशेल की जरूरत नहीं होती। कभी हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हो जाएं और बहुत सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स खोज निकालें वैज्ञानिक लोग, जो कि अभी थोड़ा सामान्य तो नहीं है, असामान्य बात है, बट साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल तो होता नहीं। तो रेक्टिफाइड पीरियोडिक टेबल देना पड़ेगा। अभी के पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एस पी डी ब्लॉक है, अगला जो आएगा कभी 1500 साल में उसमें एफ होगा। तो फिर अगर मैं जिंदा रहा तो मैं एफ ब्लॉक का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दूंगा। अभी फिलहाल आज के डेट में जितने एलिमेंट खोजे गए हैं उनके लिए एफ की जरूरत नहीं लगती, इसलिए मैं जब पांचवा शेल लिखता हूं तो 4 ही सब शेल लिख के काम चला लेता। कौन कौन सा 5s 5p 5d 5f लिखना 5 चाहिए, बट जरूरत नहीं है। धरती पर जो एलिमेंट है वो इन्हीं 4 में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, आगे क्या हो जाएगा 6s2। 6s2 पे 56 हो जाता है। अब फिर बता रहा हूं कि वो गलती नहीं करना है जो सब लोग करते हैं। किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो। तो 6s 4f का अगला 2s है, इसलिए अब 14 इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। 6s2 होते ही 56 हो जाता है, चाहो तो गिन लो, मुझे गिनने की जरूरत नहीं। फिर उसमें 14 जोड़ दोगे तो 70 हो जाएगा, लेकिन हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो 80 का करना है, यानी अभी भी हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो जब 6s के बाद 4f भर गया तो अब बचा हुआ 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 5d में जाएगा। वैसा तो है नहीं कि 6p में चला जाएगा, क्योंकि पहले खाली सबशेल छोड़ करके आगे नहीं जा सकते हम लोग। तो 6s के बाद जब हम 4f में डाल दिए तो 5d में डालना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, 88 का करके देख लेते हैं। आओ 88 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा बोलो 1s2 2s2 2p6, तीसरे सेल में 3 सब सेल, कौन कौन 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 4d10 5p6 5d में नहीं जाएगा और 5f में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा। 6s2 जब प्यारे बच्चों 6s2 हो गया तो अब 14 डाल दूंगा यहां। आप मत पूछना कि क्यों, क्योंकि इतनी बार तो एक ही बात बता दिया। अब ये आपको वीडियो देख करके सीखना है। 56 में 14 डाल दिया तो कितना हो गया 70, 10 डाल दिया यहां तो कितना हो गया 80। अभी भी तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना, तो 8 को एडजस्ट करो। 6p6 अब कितने बचे 8 में से 6 खत्म हो गया, यूज हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड आउट ऑफ 8, तो बचे कितने 2। 6t में नहीं जाएगा, 6f में नहीं जाएगा, 7s2 बस हो गया 88 खत्म। गिन लीजिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 ये 6 है, 10 46 46 4 50 10 60 60 2 62 62 62 और 62 में 62 और 6 68 10 78 78 और 2
80, 6 86, 2 88, मतलब टोटल 88 हो गया। आप चाहो तो काउंट करके देख सकते हो। इसी तरह से मुझे तो कोई चिंता है नहीं, आगे मैं 98 का और 108 का और 118 का 120 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता आपकी मदद लेकर के। चलो 98 का, ये 4 अब आपके लिए बड़े क्रूशियल होंगे, क्योंकि इतनी देर में जो आपने सीखा उसको आप बेहतर तरीके से यहां अप्लाई कर पाएंगे। देखो सबसे पहले 98 का करते हैं। 1s2 2s2 2p 6, तीसरे सेल में 3s2 3p 6 3d में नहीं जाएगा। 4s2 4s2 के बाद यहाँ 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा। 5s2 4d10 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा। 6s2, जब 6s2 हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान हो जाना है। 6s2 पे टोटल 56 इलेक्ट्रॉन्स फिनिश हो जाते हैं। अब जरा देखो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4f में। यही बात है, क्योंकि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s, इससे अगला s कौन है? ये, और उससे अगला s कौन है? ये। यानी कि जब अगला 2s भरा हुआ हो तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4f में। 70 हो गया, 10 यहां डाल दिया, 80 हो गया। 6p6 86 हो गया, 6d में नहीं जाएगा, 6f में नहीं जाएगा। 7s2 88 88 हो गया, बचा कितना? 10 कहाँ डाल दें? 88 में यहां डाल दो। 7s के बाद 6d में डाल दो 10 इलेक्ट्रॉन। 6d में डाल दोगे? बोलो बोलो बोलो। 10 98। बेटा सब उल्टा सीधा हो जाएगा, पूरा सब गलत हो जाएगा, और फिर मुझे तुम्हारे साथ बॉक्सिंग करनी पड़ सकती है। फिर मैं आपकी कुटाई कर सकता हूं अगर आप ऑफलाइन मिल जाओ मेरे को तो। क्यों? पूछो क्यों? 7s के बाद, किसके बाद? 7s के बाद इलेक्ट्रॉन 6d में मत डालना, 5f में डालना, क्योंकि मैंने जो 3 पॉइंट बताया था वो क्या कहता है। अब मजा आ रहा होगा। कुछ बच्चे रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, शुरू के 2-3-10 मिनट देखते हैं, उनको लगता है ये सब क्या है, बस छोड़ के भाग जाते हैं। आप किसी का भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही, भारत देश में बहुत सारे लोग ऑनलाइन बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेरा तो व्यक्तिगत तजुर्बा है कि जितना टीचर अपने बच्चों के लिए काम करता है, उतना अगर बच्चा अपने लिए काम कर ले तो बच्चा सफल हो जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। बट अभी आजकल बच्चे उतना काम तो नहीं करते हैं, कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो काम करते हैं, उनके पास डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रीजन हैं। बट बच्चों यार एक बात बताओ, डिस्ट्रैक्शन कैसे बचा जाए? तो ये सवाल ही कोई मेरे से पूछता है तो मेरे को मन करता है दूं क्या उसको एक लापा खींच के। अरे भाई तुम डिस्ट्रैक्ट हो, इसका मतलब तुम मैच्योर नहीं हो यार। ये कैसी बात है भाई कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए? मेरे को तो लगता है दुनिया में इससे बेहुदा और बकवास क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, इसका मतलब आप इनफ मैच्योर नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है जीवन में करना क्या है। अरे भाई जिस काम से अपना फायदा होना है यार उसको करना है, जिससे नुकसान होना है उसे नहीं करना है। एक लाइन में उसका सॉल्यूशन है सेल्फ कंट्रोल। भाई कोई इधर उधर की हरकतें नहीं करनी है, जिससे अपना फायदा है वो काम करना है। और फायदा, अगर आपके पिताजी 8-10 करोड़ रुपए साल के ढेला कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो, मौज लो जीवन का। बट अगर आप एक ऐसे पिता के बच्चे हैं जो बेचारा मेहनत करके आपके लिए पैसे ले आ रहा है, यानी कि 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सैलरी है, आज के जमाने में 1.5-2 लाख रुपए कुछ नहीं होता है। मतलब एवरेज फैमिली का रनिंग कास्ट 70 से 80 हजार है, अगर मियाँ बीवी बच्चे हैं, और अगर फादर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है, अपनी माँ अपने भाई और लोगों का ख्याल रखता है, तो रनिंग कास्ट बहुत ज्यादा है एक फैमिली का। तो जिनके माता पिता नौकरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों के पास परमात्मा ने और कोई रास्ता नहीं दे रखा है। वो सरस्वती के चरणों में गिर जाएं और अपनी जीवन को इतना आगे उठा सकते हैं जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस केवल वो काम करके देख लें, ऐसा मजा आएगा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी मजा आ सकता था क्या। काम करके देख लें एक बार। तो देखो मेरे प्यारे सरकारों, 7s2 के बाद भगवान की कृपा से इलेक्ट्रॉन 6d में मत डालना, क्योंकि अभी 5f खाली है। और आपने सीखा था
कि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब डालते हैं जब उससे अगला 2s भरा हो। देखो 5f से अगला s क्या है 6s, और 6s से अगला s क्या है 7s। यानी जब 6s और 7s भर गया तो दुनियादारी भूल जाओ, सीधे इलेक्ट्रॉन किस में उठा के डालो, सीधे इलेक्ट्रॉन उठा के डालो 5f में। तो बच्चों जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में जाएंगे 5f में। तो हमारे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन 8 थे वो कहाँ चले जाएंगे 5f में चले जाएंगे। नहीं 8 थे या 10 थे, काउंट कर लेते हैं। यहाँ 6s2 पे कितना हो जाएगा 56, 70, 10 80, 86, 2 88, 10 बचे हैं, तभी तो 98 होगा। हाँ तो बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, आओ चलो 108 का कर लेता हूँ, इसका भी देख लो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा पहले सेल में। पहले सेल में कितना सबशेल 1, उसका नाम क्या है 1s, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है 2। दूसरे सेल में कितना सबशेल 2 भाई पहली लाइन यही तो थी कि किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबशेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। दूसरे सेल में कितना सबशेल 2, कौन कौन 2s 2p, तो 2s2 2p6, क्योंकि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, और 2p में कितने जा सकते हैं 6। अगला देखो बहुत आसान है बाबा, s में देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन तो p में कितने 6, कैसे आना, s में 1 ऑर्बिटल तो 2 से बढ़ाना है तो p में कितना 3 ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल उतना जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन, जैसे 3s, और सीधे याद रखो ना s p d f, s में 2 p में 6 d में 10 और f में 14। 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10, ये 4p6, ये 4d, ये 4f, 5s2 4d10, 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 सावधान। 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 14 यहाँ, 10 यहाँ, 56 में 14 जोड़ोगे तो 70, और 10 कितना हो जाएगा 80, फिर 6p6, फिर 6d में नहीं जाएगा 86, 6f में नहीं जाएगा, 7s2 88, 88 में जब तुम 14 जोड़ दोगे तो 88 और 14 8 4 12 और 8 1 9 1 10 102 हो जाएगा। यानी कि यहाँ डाल दो 14 इलेक्ट्रॉन तो 102 हो गया। बचा कितना 102 में कितना जोड़े कि 108 हो जाए, 6 बचा। अब वो 6 कहाँ डाल दोगे, बचा ये 6d में डाल दोगे। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 108। बच्चों जितनी आसानी से तुम 108 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, अपने दिल से पूछना, जब आप बाउ थियरी पढ़े होगे तो 15 20 25 के बाद बच्चों की कलम चलती ही नहीं है, बच्चों का पेन रुक जाता है। ये एक ऐसा यूनिक मेथड है जो मेरे द्वारा खुद डेवलप किया गया है। क्या कि ये ऐसा खुद कैसे डेवलप किया गया है, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से। क्या कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाते हैं जब उसका अगला एस भरा होता है, किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाते हैं जब अगला 2s भरा हुआ होता है। और द थर्ड पॉइंट इज कि या तो फुल फिल या हाफ फिल सबशेल ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसी से मैं सबका खेल बना देता। इधर देखो 118 1s2, दूसरे सेल में 2s2 2p6, तीसरे सेल में 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, और चौथे सेल में 4s2 फिर 3d10 फिर 4p6 फिर 4d 4f में नहीं जाएगा, 5s2 4d10 फिर 5p6 5d 5f में नहीं जाएगा, 6s2 सावधान, किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला 2s भरा हो। तो यहाँ डालो 70, यहाँ डालो 80, फिर 6p6 86 6d में नहीं जाएगा, 6f में नहीं जाएगा, 7s2 88। अब बचा हुआ 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो 5f में, क्योंकि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला 2s भरा हुआ हो। 7s खुल गया, इसका मतलब वो 5f में जाएगा। तो 88 में जब 14 डाल दोगे तो 8 4 12 102 हो गया, 102। अब 10 यहाँ डाल दो, 102 में 10 जोड़ोगे तो 112 हो गया। बट हमें करना किसका था 118 का, अभी भी 6 बचा हुआ है। तो लो 7p6, this is the electronic configuration of element having atomic number 118। आइए 120 का भी देख लेते हैं, क्या डर है बच्चों। कई बार लोग कहते हैं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। अरे घंटा, मैं नहीं मानता ये सब, क्वेश्चन नहीं बन रहा इसका मतलब कि थियरी अच्छे से समझ में नहीं आई, या
जिसने हमें पढ़ाया, दो कारण हो सकते हैं। जिसने हमें पढ़ाया या तो उसने हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया, या उसने हमें अच्छे से पढ़ाया और हम क्लास में बैठ के सोच रहे थे कि जो है उसने मेरी फोटो पे कमेंट नहीं किया, अब मैं घर जाके उससे खूब लड़ाई करूंगी या खूब लड़ाई करूंगा। इस तरह की बेहूदी बातें अगर कोई क्लास में बैठ के सोच रहा हो, यानी कि कहीं और इंगेज हो, तो ऐसी स्थिति में भी उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्योंकि साइंस तो ऐसा है, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री, कि एक बार आप क्लास में डिस्कनेक्ट हुए, बस समझ लो कि अब आप मत घर चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। और आजकल तो बच्चे कम से कम 50 बार डिस्कनेक्ट होते हैं। अगर आप बार बार क्लास में डिस्कनेक्ट हो रहे हो, यानी कुछ और सोच रहे हो, अचानक से टीचर ने पूछा, टीचर पे नजर पड़ी, तब आपका दिमाग ठक हुआ, तो भैया ये बिल्कुल भी अच्छी सी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। नीट और जेई लेवल के, देखो मेंस और नीट में तो जब से मैं पढ़ाता हूं, अगर आप मेरे पुराने किसी भी बच्चे से रिव्यू करेंगे जिनको मैंने ऑफलाइन में पढ़ा रखा है, तो अब नागपुर का तो कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जहां अपने 50 बच्चे न हो, तो किन्हीं से भी अगर आप पूछ लेंगे तो मैं तो कभी भी नीट के लेवल को डाउन करके पढ़ाता ही नहीं था। मैं पढ़ाता, क्योंकि मेरा मानना है कि एडवांस और नीट के लेवल में डिफरेंस है। मेंस और नीट के लेवल में मैं कोई डिफरेंस नहीं मानता हूं। तो जो भी बच्चे नीट के भी अगर इनको देख रहे हैं, तो ये ना सोचें कि इस साल के पेपर ने ये बात प्रूफ कर दिया है कि नीट कोई हलवा नहीं है। उसके लिए भी आपको अच्छे कंटेंट की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, ये साफ साफ आपको पता लग रहा होगा, आप 118 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, 120 का करने चल रहे हैं। जब हम किसी चीज की एक्चुअल थियोरी जान लेते हैं तो वो सारे प्रॉब्लम बिल्कुल एकदम से फुस्सू हो जाते हैं, और जब हम उनके पीछे के एक्चुअल राज को नहीं जानते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। आओ 120 का कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, ये बहुत छोटी सी चीज है। क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 और 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 और 6s2 के बाद ये 14 और यहाँ ये भी 10 डाल देना था, 14। अब जरा देखो यहाँ 10, तो 56 14 70 10 80 हो गया, 6p6 86 6d में नहीं जाएगा, 6f में नहीं जाएगा, 7s2 86 में जब 2 जोड़ोगे तो 88 हो जाएगा। 7s2 के बाद इलेक्ट्रॉन भगवान के लिए 6d में मत डालना, कहा जाएगा? अभी पीछे 5f खाली है। किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला 2s भरा हो। तो 7s2 के बाद कहां चला जाएगा? यहाँ क्या है? 14। 88 में 14 जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा। 102 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, बट हमें 120 का करना है। अब 10 यहाँ डाल दो, 102 में 10 जोड़ोगे 112 हो जाएगा। अभी भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 7p6 7d में नहीं जाएगा, 7f में नहीं जाएगा, अभी भी 2 बचा हुआ है, 8s2 में जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा लेक्चर आप लोग जब देखेंगे तो आपको ये राज समझ में आएगा। जो इसको शुरू के 5-10 मिनट देख के भग जाएगा, वो बहुत बड़े राज से वंचित रह जाएगा। और आपके लिए, अपने लिए कुछ अच्छा करने का मेरा ख्याल है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपसे सपोर्ट तो मुझे है ही। आप इसको अच्छे से सीखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सजेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अभी मैं एक दूसरा सेशन बनाऊंगा इसका, जिसमें सारे एक्सेप्शनल्स एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे किया जाए वो सिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।